हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के बचे हुए क्वेश्चन। तो हम लोग पिछले वीडियोस में जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ लिया था, और आज से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो जितने भी बच्चे अगर हमारे इसके पहले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर जा कर के देखें। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। प्रश्नावली 5.3 एपी समांतर श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दर्शाइए कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN डॉट 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 से एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है AN बराबर 3 + 4N, और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है AN बराबर 9 - 5N। ये दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। और कह दिया है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक एपी बनती है। अच्छा जी, ठीक है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दिया है। अगर वह एपी बनाती है तो आपको 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, कि एक एपी दिया गया है जिसमें A1 A2 डॉट 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 ऐसे ही A3 A4, और वो कहाँ तक गया है, AN तक गया है ना। और कहता है कि क्या यह एपी बनाती है। यदि AN दे दिया, अंतिम पद का वैल्यू दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 में अंतिम पद का वैल्यू दे दिया है, और जहाँ A1 है वहाँ N का वैल्यू 1 है, जहाँ A2 है वहाँ N का वैल्यू 2 है। तो आइए अब इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहली चीज़ कि आपको दिया क्या है वो आपको देखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपको दिया क्या है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, हमें क्या दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 10 का यहाँ पे करेंगे हल। 10 का यहाँ पे हम लोग करेंगे हल। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि एक एपी दिया है, एक एपी दिया है, और उस वह एपी क्या है, तो A1 है कॉमा, A2 है कॉमा, ऐसे ही करके डॉट 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 करके कहाँ तक दिया है, AN तक दिया है, ठीक है। जहाँ N बराबर क्या होगा, N का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ही करके दिया है ना। A1 A2 N का वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ये A1 है पहला पद, ये दूसरा पद, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे इसको N का वैल्यू कहेंगे। अब कहा है कि AN दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, और एक तरफ में लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा AN दे दिया है, AN का जो वैल्यू है, देखिएगा AN का वैल्यू कितना है। पहला क्वेश्चन में AN बराबर है 3 + 4N, यानी AN बराबर कितना दिया है, 3 + 4N। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, AN बराबर 9 - 5N। AN बराबर 9 - 5N। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अभी आपको दोनों साथ साथ बनाकर दिखाता हूँ। अब क्या कह रहा है पता है आपको, आपको कह रहा है कि एक एपी दिया है A1 A2 A3, और ये कहाँ तक गया है, AN तक गया, जहाँ N बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ता चला गया। मतलब क्या है कि आपको N का वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे, यहाँ पर AN है ना, तो अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा। अगर N का वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, अगर N का वैल्यू आप 1 रखते हैं तो पहला पद निकलेगा, अगर 2 रखते हैं तो दूसरा पद निकलेगा, 3 रखते हैं तो तीसरा पद निकलेगा। यानी कि समझिए यहाँ पे A है, अगर N के जगह पे मैं 1 रख दूँ, क्योंकि N का वैल्यू 1 2 3 है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए 3 + 4, और दोनों के बीच गुना, यानी 1 का N का वैल्यू 1, यानी 3 + 4 4 एकम 4, यानी कितना हो गया, 7। यानी पहला पद कितना निकल गया, 7। तो ये एपी में है कि नहीं, ये जो AN दिया गया है ये एपी बनाती है कि नहीं बनाती, पहले इसी को जांच करेंगे। तो कम से कम 3 पद निकालिए। तो A2 निकाल लीजिए, N का वैल्यू 2 रख दीजिए। तो क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी पर बिठाएंगे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रख देंगे, प्लस 4 गुना N का वैल्यू 2 रख देंगे, यानी 3 + 4 दूनी 8, 3 और 8 कितना हो गया, 11। अच्छा जी, चलिए अब A3 निकाल लेते हैं, A3 निकाल लेते हैं, इसी पर बिठाएंगे। तो यहाँ 3 + 4 गुना N का वैल्यू 3 रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ N का मान 3 है, A3।
तो 3 + 4 = 12, यानी कितना हो गया 12 और 3 15 हो गया। चलिए तो हम कम से कम देखो यहाँ पे पहला मान दूसरा मान यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद हमने निकाल लिया, यानी AP 7, 11, 15 ये निकाल लिया। अब बताइए कि यह AP बनाती है। अगर ये AP बनाती है तो आपको इसका प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे बताइए। तो देखिए 7 से 11 आया, 7 से 11 आया मतलब कितना का अंतर है, कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया, फिर 11 से 15 आ गया, कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, मतलब सार्वंतर इसका समान है। सार्वंतर इसका समान है मतलब यह AP बनाती है, और ये AP बना रही है तो इसका प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। कहने का मतलब है A बराबर यहाँ 7 हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1, यानी 11 में से 7 घटेगा तो 4, और कह रहा है प्रथम 15 पदों का योग, यानी n बराबर कितना दिया है 15 दिया है। अब आपको Sn निकाल लेना है, Sn निकाल लेना है। तो Sn क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n-1 × d, ये फार्मूला हो जाएगा। n का मान 15 है तो 15 लिख लो, 2 × a का मान बता दो 7 है, प्लस n का मान 15 है, -1 × d का मान 4 है। चलिए 15/2 रहने दीजिए, ब्रैकेट का काम कीजिए। तो अभी 2 × 7 भी रहने दीजिए, प्लस क्या होगा 15 में से एक छोटी ब्रैकेट का काम पहले होगा, 14 × 4 घट गया 15 में से एक। अब 15/2 यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, याद रखिएगा, 7 दूनी 14 प्लस 14 चौक 56, ठीक है। चलिए यहाँ 15 × 2, अभी दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 और 5 और 6 और 1 7, यानी कितना आ गया 70 आ गया। देखिए 2 से 1 कटता है, 2 से यानी ऊपर नीचे कटता है, 35 बार में कटा दीजिए, यानी 15 × कितना 35, तो गुना कर दीजिए। 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 7, 15 × 3 = 45, 45 और 7 52, यानी 525। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए यहाँ दिया क्या था, मैं फिर से आपको दिखा दूँ यहाँ क्या क्या दिया था। सबसे पहले दिया था कि एक AP दिया गया है A1 A2 ... AN, और n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होगा, क्योंकि n का वैल्यू हमेशा संख्या में ही होती है, 1 से शुरू होती है और 2 3 4 तक ही बढ़ती है। फिर आपको ये क्वेश्चन दे दिया था कि AN का वैल्यू कितना है 3 + 4n, तो बाबू 3 + 4n है। उसके बाद क्या है, आप n का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो पहला पद निकलेगा A1, इसी पर अगर तुम बिठाओगे, फिर n का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो तुम्हारा जो है वो दूसरा पद निकलेगा, फिर n का वैल्यू यदि 3 रखते हो तो तीसरा पद निकलेगा। ऐसे 3 पद तक हम लोग निकाल लिए और देख लिए कि सबके बीच का अंतर समान है कि नहीं। हाँ, तो 7 से 11, 11 से 15, यानी 4 का अंतर है, यानी कि ये AP में है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये AP में है तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का, यानी n बराबर 15, मतलब इस AP को अभी हम 3 बार लिखे हैं, इसको 15 बार लिखिए, 4 बढ़ा बढ़ा के, और सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 525। तो ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ n बराबर 9 - 5n दिया है। चलिए तो यहाँ पे भी हम रखते हैं n का वैल्यू 1, यानी A1 निकाल लेते हैं। तो 9 - 5 × 1, n का वैल्यू 1 रख देंगे, यानी 9 - 5 कितना आ गया 4। A2 रख लेते हैं, तो 9 माइनस, मतलब अभी n के जगह पे 2 रखे हैं, तो जहाँ n है वहाँ 2 हो जाएगा 5। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, इसी से आपको पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकालना है। गुना कितना 2, यानी 9 माइनस कितना 10 बराबर कितना हो गया -1। ऐसे ही तीसरा पद निकालिए, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बिठाइए, 9 - 5n, यानी 9 - 5 × 3, तो 9 - 5 दिया 15, तो 9 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा जी, माइनस कितना बचेगा 6 बचेगा, -6। ठीक है। अब देखो आप लोग सभी बच्चे, A1 हमारा आया है 4, है ना, A2 हमारा आया है -1, और A3 आया है हमारा -6, और ये ऐसे ही आता चला जाएगा। लेकिन क्या बताओ, क्या ये AP में है। 4 से घटकर -1 आ गया, मतलब कितना घट गया, फिर -1 से घटकर -6 चला गया, तो क्या इसके बीच का अंतर समान है, तो निकाल लो, D निकाल लो ना,
चेक कर लो, पहला सार्वंतर निकालो। तो -1 में 4 को घटा दो, तो -1 में अगर हम 4 को घटाते हैं A2 - A1 मतलब दूसरे में पहले को घटाते हैं तो आता है -5। फिर D2 निकालो, -6 में घटा दो किसको, -1 को, यानी कि -6 माइनस माइनस +1 यानी कि -5। यानी देखो सार्वंतर -5 आया, यानी कि ये AP बना रही है। अगर ये AP बना रही है तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 4, और D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा -5। और कह रहा प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब आपको निकाल लेना है SN निकाल लीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला लगा दीजिए यहाँ 15/2, यहाँ 2 गुना ये योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, a का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस n का मान 15 माइनस 1 गुना d का मान -5, यानी 15/2। अभी रहने दीजिए, 2 गुना 4 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 गुना -5 आ जाएगा, यानी 15/2। 4 दूनी 8 कर दीजिए, प्लस है यहाँ गुना माइनस है तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा। 15/2 गुना 8 में से 70 चला गया तो -62 बचेगा, सॉरी -62 बचेगा, -62 यहाँ माइनस है। ठीक है, -62। अब 2 से इसको कटा दीजिए 31 बार में, यानी 15 गुना -31। तो 15 एकम 15 के 5 हाथ में 1, 15 तिया 45 और 1 46, -465 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनकर हो गया तैयार। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका तैयार। एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए, इसको बना लीजिए, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सभी बच्चे गौर से देखिएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया, अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, क्या दिया है ध्यान से रखिए देखिएगा, मतलब n पदों का योग दे दिया है। n पदों का योग मतलब इससे घबराना नहीं है, मतलब कुछ पद है और उसको जोड़ के दिया गया है। तो n पदों का योग दे दिया है 4n - n²। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया है कि n पदों का योग यही होगा। तो कहता है कि इसका प्रथम पद को A1 कहते हैं, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है अर्थात A1 को ही S1 भी कहेंगे। तो S1 निकालिए क्या है, फिर कहता है प्रथम 2 पदों का योग निकालिए क्या है, फिर कहता है दूसरा पद क्या है, फिर कहता है इसी प्रकार तीसरे पद क्या हैं, 10वें पद क्या हैं और nवें पद ज्ञात कीजिए। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, फिर मैं इसे समझाऊंगा। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद यानी अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, अब पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए तो देखिए बाबू, सभी बच्चे गौर से देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना उसको मैं लिखता हूँ पहले। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि n पदों का योग दे दिया है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, n पदों का योग, और n पदों का योग अगर बोलता 15 पदों का योग तो योग का मतलब तो s होता है, अगर 15 बोलता तो s 15 लिखते हैं। यहाँ बोला है n पदों का योग यानी Sn दिया है, Sn कितना दिया है वही आपको यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे Sn जो दिया है ना वो दिया है 4n - n²। देखिए यही दिया है, आप अपनी किताब में ज़रूर देखिएगा, है ना, ये दिया है। फिर कहता है कि इसका जो है n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, n पदों का योग। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने एक AP लिखा, गौर से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक AP लिखा 5, 10, 15, 20, 25, 30। मान लीजिए मैंने ये एक AP लिखा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि बताइए इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A1, तो आप बोलोगे इसमें 5 है सर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा बताइए प्रथम पद का योग क्या है, योग, प्रथम पद का योग क्या है, योग। तो प्रथम पद का योग मतलब केवल यही लेना है आपको, इधर तो कुछ लेना नहीं है। तो प्रथम इस 5 में हम 5 में क्या जोड़े हम, 5 तो 5 अकेले हैं, तो इसका क्या योग होगा, इसका योग 5 ही होगा। यानी कि
S1 यानी योग पहला पद का, S का मतलब योग होता है और 1 यानी पहला पद का योग क्या हो जाएगा, तो पहला पद का योग भी 5 ही हो जाएगा। कहने का मतलब है बाबू कि A1 यानी ये है A1, ये है प्रथम पद, और ये S1 का मतलब होता है प्रथम पद का योग। ये दोनों में अंतर जानिएगा, इसको प्रथम पद कहते हैं और इसको प्रथम पद का योग कहते हैं। याद रखिएगा किसी भी AP में A1 हमेशा S1 के बराबर होता है यानी 5। ठीक है, देख लीजिए यहाँ, अगर मैं आपको बोलूँगा बताइए दूसरे पद का योग, इस AP में दूसरा पद क्या है, तो आप बोलोगे दूसरा पद तो यहाँ 10 है, लेकिन अगर मैं पूछूँ S2 क्या है, S2 दूसरा पद का योग क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 5 में से 10 को जोड़ देंगे, यानी कि दूसरा पद का योग कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 15 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए यहाँ पर A3 क्या है, A3, तो आप बोलोगे A3 तो यहाँ 15 है, यानी तीसरा पद यहाँ 15 है। तीसरा पद क्या है, 15। लेकिन मैं बोलूँगा बताइए तीन पदों का योग कितना है, योग S3 कितना है। एक होता है पद, एक होता है पदों का योग। तो तीन पदों का योग कितना है देख लीजिए, अब ये तीनों को जोड़ दीजिए, यानी 15 और 10, 5 और 10 15, 15 और 15 30, यानी कि 30, तीसरे पदों का योग 30 है। ठीक है, तो ये तो समझ में आप लोगों को आ गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको S1 निकालना हो तब तो बहुत आसानी से निकाल लोगे आप। S1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो A1 का होता है वही, यानी S1 बराबर A1 यानी कि 5। लेकिन S2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, S2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, S2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो पदों का योग जो होता है वही S2 निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी A1 प्लस A2 यानी कि 5 प्लस 10 बराबर कितना, 15। लेकिन अगर मैं बोलूँ S3 बताओ, S3 क्या होगा, S3, या फिर मैं आपसे पूछ दूँ, अगर मैं आपसे ऐसे पूछ दूँ कि बताओ S2 तो पता चल गया, लेकिन मैं अगर आपसे पूछ दूँ दूसरा पद क्या होगा, A2 क्या होगा, A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। देखो बाबू A2 अभी यहाँ 10 दिख रहा है, मान लो हमको ये 10 मालूम नहीं है और आपको A2 निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़ के आए हो A+D। अगर मैं आपको बोलूँ A3 निकालो तो फार्मूला क्या होता है A+2D, ये पढ़ के आए हो। अगर मैं आपको बोलूँ A4 तो इसका फार्मूला क्या होता है A+3D, ऐसे पढ़ के आए हो। लेकिन यहाँ पर D तो मालूम है ही नहीं, यहाँ हमको D सपोज करो मालूम नहीं है, नहीं दिया हुआ D है ना, तो आप कैसे निकालोगे। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा ही सिंपल फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, S2 में S1 को घटा दो, मतलब दो पदों का योग कितना है बताओ, 15। दो पदों का योग है 15 और एक पद का योग कितना है बोलो, 5। तो 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 10। और देखो A2 हमारा कितना निकल गया, 10। देखो यहाँ A2 कितना है बताओ आप लोग, दिख रहा है A2 10 है। अगर S3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो S3 निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल, सॉरी A3 तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A3। तो कुछ नहीं करना है, S3 में आपको घटा देना है कितना, S2 को। तो S3 कितना है बता दो, S3 देखो अभी हमने निकाल के लाया था 30, तो 30 में से आपको घटा देना है S2 को। S2 कितना है, S2 15 है, S2 कितना है 15, यानी 30 में से 15 गया तो 15। देखो तीसरा पद तुम्हारा निकल गया, देखो तीसरा पद क्या है 15। कहने का मेरा मतलब ये है, इतना कुछ बताने का मेरा मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको, जैसे कि आपको अगर बोला जाए कि आप A2 निकालो, तो A2 निकालने का फॉर्मूला हमेशा S2 माइनस S1 होगा योग में, याद रखिएगा इस बात को। अगर मान लो आपको A10 निकालने के लिए बोला जाए, तो मतलब आपको 10वां पद निकालने के लिए बोला जाए, तो योग नहीं 10वां पद निकालने के लिए बोला जाए तो S10 माइनस S9 होगा। अगर आपको 20वां पद निकालने के लिए बोला जाए तो याद रखिएगा S20 माइनस एक कम करके S19, मतलब 20 पदों का योग ले लीजिए और 19 पदों का योग घटा दीजिए, तो जो बचेगा वही तो होगा 20वां पद। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे n पदों का योग दिया है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताइए, सभी बच्चे बोलिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्या दिया है कि n पदों का योग दे दिए हैं हम, अब आपको क्या निकालना है। तो देखो बाबू आपको निकालना क्या है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग इतना है तो इसका प्रथम पद यानी आपको S1 निकालना है। तो S1, चलिए जी, तो आप मुझे ये बताओ कि Sn कितना दिया है हमारा, Sn कितना दिया है, तो आप बोलेंगे Sn दिया है 4 माइनस एन स्क्वायर। और अब n की जगह पे देखो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, n का वैल्यू हमेशा यही होता है। अब आपको कह रहा है कि आप S1 निकालिए, यानी n की जगह पे अभी 1 लीजिए, तो ठीक है। तो
तो हम इसी फार्मूला को बिठाएंगे, देखो इस फार्मूला को बिठाएंगे और इसी से सब निकालेंगे। 4 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 ले लीजिए, माइनस n है ना, तो n की जगह पर 1 ले लीजिए, 1 का स्क्वायर, यानी 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना आ गया 3। यानी S1 बराबर कितना आ गया बताओ, 3 आ गया। S1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि S1 को हम क्या बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं। यानी आप बोलो प्रथम पद कितना है, चाहे प्रथम पद का योग कितना है, चाहे प्रथम पद कितना है, तो वो कितना निकल गया हमारा, बता दीजिए 3 निकल गया। देखिए पहला क्वेश्चन जो वो पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बताइए, प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद बोला और S1 भी बोला, यानी प्रथम पद क्या है या प्रथम पद का योग क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। दो पदों, ये नहीं पूछा कि प्रथम दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है ये नहीं पूछा है, पूछा है दो पदों का योग क्या है, यानी S2 पूछा है आपसे, S2। चलिए जी, तो हम अब फिर क्या निकाल लेंगे, S2 पूछा है, प्रथम दो पदों का योग है ना, दो पदों का योग पूछा है आपसे, योग, तो S2 निकाल लेंगे। यानी S2, S का वैल्यू कितना दिया हुआ है, N का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4n माइनस n का स्क्वायर। तो यहाँ पे n की जगह पे भी 2 लेंगे, यानी 4 गुना 2 माइनस, बोलो 2 का स्क्वायर, यानी 2 का वैल्यू सॉरी n का वैल्यू 2 है, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, यानी 8 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 4। यानी S2 कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो हमने बना लिया, कितना सिंपल है ना। देखिए प्रथम दो पदों का योग क्या है, यहाँ तक हमने बना लिया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, दूसरा पद क्या है, समझिएगा, शब्दों को पढ़िएगा। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा पद, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि दूसरा पद का योग क्या है, आपसे पूछा जा रहा है दूसरा पद क्या है, यानी A2 क्या है। बच्चे, मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा आप लोग, आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ मैं बनाता हूँ, ठीक है, इधर मैं बनाता हूँ, फिर मैं आगे ले जाऊँगा, इधर मैं बनाता हूँ, है ना। दूसरा पद यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है, A2 क्या है, A2। तो अभी मैंने आपको बताया A2 क्या होता है। तो A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, ये तो मैंने पहले बताया था, लेकिन यहाँ D मालूम हमको नहीं है, तो ये तो फार्मूला यूज़ नहीं होगा, ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में आप नहीं लिखिएगा। तो A2 निकालने का फॉर्मूला यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, S2 माइनस S1। देखिए ये होता है S2 माइनस S1, है ना, एक कम करके। तो बताओ S2 क्या है, S2 क्या है बताओ, S2 देखो हम लोग निकाल के लाए हैं, S2 4 है, यानी यहाँ 4 लिख देंगे, माइनस S1 कितना निकाल के लाए हैं, तो आप बोलोगे S1 निकाल के लाए हैं 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, तो 4 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1। तो A2 हमारा निकल गया, देखिए A2 हमारा क्या निकल गया, 1 निकल गया। देखिए कितना सिंपल तरीके से 1 निकल गया, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें देखिए और क्वेश्चन पूछा है कि ठीक है आपने दूसरा पद अगर निकाल लिया तो इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है, और फिर क्या निकालना है, 10वां पद भी निकालना है। चलो तो तीसरा पद, योग नहीं पूछ रहा है, तीसरे पदों का योग क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है तीसरा पद निकालो। तो ठीक है तीसरा पद हम लोग निकालते हैं, तीसरा पद यानी A3, क्या निकालेंगे A3। तो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 का फॉर्मूला हम लोग पढ़ के रखे हैं A प्लस 2D होगा, लेकिन ये फार्मूला यूज नहीं होगा, इसको आप लोग कॉपी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप लोग क्या लिखेंगे, A3 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 का फॉर्मूला होगा S3 माइनस S3 माइनस S2, क्या होगा S3 माइनस S2, यही तो फार्मूला होगा। चलो हाँ जी यही होगा। तो आपको S2 तो मालूम है, S2 कितना है, तो आपने S2 निकाल के लाया है, देखो S2 कितना निकाल के लाया है, S2 निकाल के लाया है 4, तो आप तो यहाँ आराम से 4 बिठा दो माइनस, लेकिन S3 कितना है, S3 आपको मालूम है क्या, S3 मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, तो S3 हम निकाल लेते हैं साइड से, क्या दिक्कत है, S3 निकाल लेंगे, तो S3 निकाल लो, S3 निकाल लेते हैं, S3 कैसे निकलेगा, हाँ जी Sn का फॉर्मूला दिया है, Sn का फॉर्मूला क्या दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी यहाँ पे S का फॉर्मूला दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो यहाँ पे Sn और n का वैल्यू 3 है, देखो यहाँ n का वैल्यू 3 है, यानी 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी 4 गुना n का वैल्यू 3 लेंगे, 3 फिर 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर, यानी 4 तिया 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 12 में से 9 गया, 3 बचा, देखिए यहाँ पे 3 बचा, यानी हमारा S3 निकल गया, कितना निकल गया S3, तीसरे पदों का योग कितना निकला, 3 निकला।
तो S3 की जगह पे यहाँ पे 3 बिठा दो, यानी 3 में से 4 चला गया, कितना बचेगा? 3 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? तो 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा -1। कितना बचेगा? बचेगा -1। ठीक है, 3 में से 4 जाएगा तो बचेगा -1, यानी हमारा A3 भी निकल गया। समझ में बातें आ रही हैं आप लोगों को, है ना? हमारा A3 भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा पद अगर आपने निकाल लिया है ना, तो आप 10वां पद निकालिए। देखिए 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, यानी हमको 10वां पद भी निकालना है। तो 10वां पद कैसे निकलेगा? चलिए आपको दिखाते हैं 10वां पद कैसे निकलेगा। मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। अब देखिए इधर मैं 10वां पद निकाल दूँ। 10वां पद यानी A10। तो A10 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A + 9D होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? S10, 10 पदों का योग, और -1 कम करके, 10 में से 1 कम करेंगे, यानी 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा? 9। तो 1 कम करके S9, 1 हमेशा कम करना है। यहाँ अगर 10 है तो यहाँ 1 कम करके लिखना है S9। यही फार्मूला का इस्तेमाल होगा। अब इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको आगे बनाएंगे। तो कैसे होगा? चलिए, तो चलो पहले तो ये फार्मूला है, ठीक है जी, ये फार्मूला है। तो आपको S10 मालूम नहीं है और S9 भी मालूम नहीं है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको S10 निकालना पड़ेगा। तो S10 कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन दे दिया है, देखिए Sn का फार्मूला दे दिया 4n। यही फार्मूला बेसिक है, देखो जो किताब में आपको दिया। बस n की जगह पे 10 रख दो तो तुम्हारा जो है S10 निकल जाएगा। n की जगह पे 9 रख दोगे तो तुम्हारा S9 निकल जाएगा, मतलब 9 पदों का योग, 10 पदों का योग, ऐसे करके। तो यहाँ पे रखेंगे 4n - n², यानी कि 4 गुना 10 - 10 का स्क्वायर। तो 10 × 40 - 100 कितना हो जाएगा? -60। फिर आप S9 निकाल लो। S9 का क्या हो जाएगा बताओ? S9 का मान क्या हो जाएगा, मुझे बताओगे? S9 का 4n, ये तो बेसिक फार्मूला जो आपको किताब में दिया हुआ है, इसी फार्मूला पे बैठाएंगे। 4 गुना 9 - 9 का स्क्वायर, 4 नमा 36 - 9 नमा 81। घटा दो, 36 में से तो घटेगा नहीं, 11 में 6 गया, बचा 5, 7 में से 3 गया, पैसा ले लिए, 7 में से 3 गया तो बचेगा 4, यानी -45 बचा। तो ये -45 बचा। अब चलिए इसमें पुट कर देते हैं। S10 हमारा कितना है बता दो? -60 है जी। फिर यहाँ माइनस रखो। S9 हमारा कितना है? तो S9 हमारा -45 है, तो यहाँ पे -45 रख दो ब्रैकेट में। अब देखो -60 माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 60 में से 45 देखो माइनस प्लस घटता है, तो घटा दो तो कितना आएगा? -15। यानी कि हमारा जो 10वां पद है वो कितना हो जाएगा? बोलो सभी बच्चे, हो जाएगा कितना? तो हमारा 10वां पद हो जाएगा कितना? -15। देख लो, -15। तो इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करो। फिर एक चीज़ हमको और निकालना है, अभी एक चीज़ हमें और निकालना है। क्या निकालना है? चलिए देखते हैं। तो अब जो है आपको क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ था। कह रहे 10वां पद अगर आपने निकाल लिया तो आपको निकालना है nवां पद, यानी an निकालना है। क्या निकालना है? बोलो, an निकालना है, an। तो ठीक है, हम लोगों को अब an निकाल लेना है। तो an निकालना है, तो an निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल। an का निकालने का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे Sn, क्योंकि यहाँ अगर मैं बोलता कि A10 निकाली तो आप क्या लिखते? S10। तो यहाँ an है तो यहाँ लिखेंगे Sn। माइनस करेंगे, Sn में माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? एक कम करके। किस में? एक कम करके, n में। n में एक कम कर दीजिए तो s लिखेंगे यहाँ भी, और n माइनस क्या हो जाएगा? 1। बस यही फार्मूले का इस्तेमाल होगा, और इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको बना लेंगे। चलिए, तो Sn का वैल्यू तो आपको पता है, Sn का वैल्यू आपको पता है। कितना पता है? Sn का वैल्यू दिखाओ। देखो Sn का वैल्यू तो आपको पता है, कितना है? 4n - n का स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे Sn का वैल्यू तो हम डायरेक्ट बिठा देंगे, लेकिन क्या Sn - 1 का वैल्यू पता है? ये कहाँ से आया? घबराइएगा नहीं, एक कम करके। जैसे कि देखिए बाबू, हमने यहाँ A10 लिया, तो A10 लिया तो क्या लिया? S10 - S9, यानी एक कम करके लिया। वैसे ही देखो यहाँ अगर हमने A3 लिया तो S3 - S2, यानी 3 यहाँ लिया, यहाँ 2 लिया, एक कम करके, 3 में एक कम कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए an लिया तो an का वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Sn - n में एक कम करके, यानी n - 1।
तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आप सबसे पहले क्या निकालोगे, आप सबसे पहले निकाल लो एस एन माइनस वन, उसके बाद ही कुछ होगा। तो एस का फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे एस का फॉर्मूला यानी एस एन का फॉर्मूला दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है जी, 4n माइनस एन स्क्वायर, लेकिन जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ ये वाला लेंगे, ये वाला n माइनस वन ये वाला लेंगे। चलिए ठीक है, यानी 4 गुना n का वैल्यू अब क्या हो जाएगा n माइनस वन, ठीक, माइनस n का स्क्वायर है यानी हम क्या लेंगे n माइनस वन का स्क्वायर, n माइनस वन का स्क्वायर। चलिए गुना कीजिए, 4 को n से गुना कीजिए 4n, 4 को 1 से गुना कीजिए माइनस 4, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस रखिए, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट रख दीजिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान n है, b का मान 1 है, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट गया, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस फॉर्मूला में ये टूट गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे 4n माइनस 4 रख लो, माइनस a का मान यहाँ कितना है, यहाँ a का मान क्या लिखेंगे बताओ, n लिखेंगे, n यानी n का स्क्वायर माइनस 2 को n से गुना करो फिर 1 से गुना करो, क्या हो जाएगा 2n, और यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलो जी, 4n माइनस यहाँ पे 4, अब इस माइनस को अंदर कर दो, तो माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2n, और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, देख लो ये 4n और ये 2n गोतिया है, तो 4n और 2n जुड़ जाएगा 6n हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो बाबू आप लोग, यहाँ माइनस 4 है, यहाँ माइनस 1 है, ये दोनों कॉमन पद है यानी कि एक जैसा है, तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस n का स्क्वायर। मतलब हमारा ये आया वैल्यू, किसका वैल्यू, एस एन माइनस वन का। ठीक है, अब देखो हमें ए एन निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए एन। तो अब हम ए एन निकालेंगे, देखना। तो एस एन का फॉर्मूला बताओ, तो एस एन का फॉर्मूला तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4n, देखो मैंने कॉपी में लिखा है, एस एन का फॉर्मूला है 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अब माइनस रखो फिर से, अब एस एन माइनस वन का वैल्यू कितना आया, तो देखो यहाँ पे निकाले हैं बगल में, एस एन माइनस वन का वैल्यू कितना आया 6n, तो ब्रैकेट में लिखो, इसको ब्रैकेट में ही लिखना है, माइनस है ना इसलिए 6n माइनस 5 और माइनस n का स्क्वायर। चलो अब इसी को सॉल्व कर दो, 4n माइनस एन स्क्वायर, अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस प्लस माइनस 6n, माइनस माइनस प्लस 5, माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर। देखो इसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो मिल रहा हो, तो आप बोलोगे n का स्क्वायर और n का स्क्वायर मिल रहा है, तो n का स्क्वायर और n का स्क्वायर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये और ये कट गया। ठीक है जी, अब बताओ क्या बताऊँ, देखो 4n माइनस 6n, ये दोनों गोतिया है, कॉमन पद है। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो 4n में 6n घट जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलोगे माइनस 2n बचेगा। हाँ जी, फिर क्या बचेगा, यहाँ प्लस 5 बचेगा, प्लस कितना बचेगा 5। तो देखो ए एन का वैल्यू निकल गया, ये आपका आंसर है। या तो ये आंसर ऐसा होगा 5 माइनस 2n होगा, वही बात लिखा हूँ मैं, 5 को पहले लिख दिया प्लस में और 2n को माइनस में लिख दिया, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ये आंसर फाइनली आपका आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बना सो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बना सो आप लोग ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आ जाओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बना लिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। कहता है, बहुत सिंपल है, देखिए 12 13 14 बहुत सिंपल है। कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से कटने वाली कम से कम 40 संख्या को लीजिए। कितनी संख्या को लेना है बाबू, 40, जैसे, और धन पूर्णांक लेना है, मतलब प्लस में, यानी 1 से शुरू कीजिए और देखिए कि 6 कौन कौन कट रहा है 6 से। ठीक है, अब 1 से शुरू कीजिए धन पूर्णांक में, पूर्णांक का मतलब संख्या,
और देखिए कि कहाँ तक कट रहा है और 40 ठो संख्या लेना है और जो भी संख्या आ जाएगी उसको सबको जोड़ देना है, मतलब सबका योग ज्ञात करना है। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। बहुत सिंपल है, आपको दिखाते हैं। चलिए, तो धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि 1 से शुरू कीजिए। कहाँ से शुरू कीजिए? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे करके आप बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए जहाँ तक जा सकते हैं। मतलब 40 ठो संख्या ऐसी लीजिए जो 6 से कटता हो। तो बाबू सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 6 से, यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 से विभाज्य, विभाज्य 40 संख्याओं की सूची, 40 संख्याओं की सूची, एक लिस्ट तैयार कर लो कि 6 से कौन कौन कटता है। तो 6 से 1 तो कटेगा नहीं, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा। तो 6 से कौन कटेगा? 6 से पहले 6 कटेगा खुद, फिर 6 से कौन कटेगा? 12, 7 8 नहीं कटेगा, फिर 6 से कौन कटेगा? 18। ऐसे ही करके आपको कहाँ तक जाना है? 40 संख्या तक। तो 40 को 6 से गुना कर दो। तो 40 को अगर तुम 6 से गुना करोगे तो 240, 6 चौक 24, यानी 240, एक संख्या 240 मिल जाएगी जो 6 से कटेगी। मतलब अंतिम संख्या, प्रथम संख्या 6 है जो 6 से कट जाएगी, और आप कह रहे हैं कि 40 संख्या तक ही बढ़ना है आपको। तो 6 से 40 को गुना कर देंगे यानी 240 संख्या, अंतिम संख्या ऐसी होगी जो 6 से कटेगी। अब सभी बच्चे गौर से देखिए, यहाँ पे आपको दिया क्या क्या है। आपको यहाँ दिया है a बराबर 6, ठीक है। आपको यहाँ अंतिम पद भी दे दिया है, a n बराबर कितना? 240। और कह रहा है यहाँ आपको n भी दे दिया, n बोल रहा है 40 ही संख्या होगा, यानी पदों की संख्या, यानी कि 6 और 240 के बीच में कितना पद होगा जी? 40 पद। 1 2 3 और गिनते चले जाएंगे तो 40 पद मिलेगा, यानी n बराबर 40। बाबू a मालूम, a n मालूम, n मालूम, और आपको पूछ रहा है योग। तो क्या आप योग नहीं निकाल पाओगे? कितना सिंपल है ये, योग पूछ रहा है। तो योग निकाल, देखो छोटा फार्मूला लगेगा। योग निकालने का दो फार्मूला होता है, एक बड़ा एक छोटा। तो जब a मालूम हो और a n मालूम हो तो छोटा फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा? n/2 इंटू a प्लस ए एन। चलिए n का वैल्यू बता दो। n का वैल्यू 40/2 गुना a का वैल्यू 6 प्लस ए एन का वैल्यू 240। 2 से कटा दो, कितने बार में? 2 से 20 बार में कटेगा, यानी 20 गुना 240 और 6 को जोड़ दो 246। चलो अब इसको गुना कर देंगे। तो कैसे गुना करेंगे? जीरो है ना लास्ट में, तो एक जीरो लास्ट में रख देंगे। अब 2 से इसको गुना करेंगे, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 2 दूनी 4, यानी 4920 आएगा, 4920 आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन था आपका 12। अब हम लोग यहीं इसी के बगल में बना लेते हैं 13वां क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे हम लोग बना लेते हैं 13वां क्वेश्चन। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लिख भी सकते हैं कि, यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अतः 6 से विभाज्य होने वाली, क्वेश्चन क्या था कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य, एक तो ही से लिखिए, होने वाली 40 संख्याओं का योग, 40 संख्याओं का योग 4920 है। बस इसको इतना लिख देंगे तो थोड़ा सा आंसर अच्छा लगेगा आपका देखने में। तो इतना आप लोग लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बस वही चीज़ बोल रहा है कि 8 से जो कटने वाली संख्या है ना वो 15 ठो लीजिए। मतलब 8 के गुणज, मतलब 8 से जो जो कट जाता है ना, 8 का जो गुणज है, जैसे 8 के गुणज है, 16 के गुणज है ना, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ऐसे जो गुणज है, और आपको 15 तक जाना है ना। 15 तक में जो आएगा उसको ले लीजिए और सबको जोड़ दीजिए, योग निकालना है। चलो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों की सूची, ऐसे लिख लेंगे।
सूची, एक सूची तैयार कर लेंगे। तो बाबू गुणज का मतलब 8 से कौन कौन गुना हो रहा है, ठीक है। तो जैसे 8 को हम 1 से गुना करेंगे तो खुद एक 8 मिलेगा, फिर 8 को 2 से गुना करेंगे तो खुद 16 मिलेगा, फिर 8 तिया 24 मिलेगा। ऐसे ही करके हम बढ़ते चले जाएंगे कहाँ तक, 15 तक, यानी 15 अठी 20 से 120। तो देखिए ये एक एपी तैयार हो गया। और 8 16 24 ऐसे ही इसके बीच में और होगा, 8 पंजे 40, 8 से 48, 8 से 56, ऐसे करके, ठीक है। और आपको 120 तक ले लेना है, क्योंकि 15 गुणज ही बोला है। अगर 20 गुणज बोलता तो 20 यानी 100 कहाँ तक ले लेते बताओ, 160 तक ले लेते, लेकिन 15 तक ही बोला तो हमने ये ले लिया। अब देखो यहाँ पर आपको ए मालूम है 8, आपको यहाँ पर ए एन यानी इसको अंतिम पद बोलेंगे, ए एन मालूम है। यहाँ डी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छोटा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। डी भी आपको मालूम है लेकिन डी नहीं लेंगे। ए एन कितना 120, और आपको एन भी मालूम है, एन बोला है 15, कम 15 ही संख्या लेनी है आपको, तो 15 ले लिया हमने। अब आपको निकाल लेना है योग यानी एस एन। तो फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू बोलो a प्लस ए एन। चलो 15, एन के मान 15 लेंगे, देखो 15 दिया हुआ है, एन का मान 15 तो 15 ले लिया। फिर यहाँ पे देखो ए का मान कितना है 8 तो 8 ले लिया, प्लस ए एन कितना है 120 तो 120 ले लिया। 15/2 गुना 15 और 120, सॉरी 8 और 120 को जोड़ो तो 128 हो जाएगा। देखो ऊपर नीचे कटता है, कटा दो, 2 चौक 12, 2 चौक 8, यानी 15 गुना क्या कर देना है आपको 64 कर देना है। 15 चौके गुना कर दो, 15 चौके 60 के 0 हाथ में 6, 15 छक्के 90, 90 और 6 96, 960। मतलब अतः लिखना है आपको यहाँ पे कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल जो आएगा वो 960 आएगा। 960 है, 960 है। तो ये बन के हो गया तैयार। सिंपल है, इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे योग वाला, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। चलिए तो अब हम लोग 13 भी बना लिए हैं, अब हम लोग क्या बनाएंगे 14। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, याद रखिएगा विषम संख्या, आपको संख्या नंबर जब पढ़ा रहा था सिस्टम लेसन 1 तो उस वक्त बताया था विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से नहीं कटता है, 2 से विभाज्य नहीं होता है। अगर आपको सम संख्या बोलता तो हम लोग सम संख्या लेते 2 4 6 8 10, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है विषम संख्या, तो हम लोग कहाँ से लेंगे, 0 तो विषम संख्या नहीं है, तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होगी 1 से, और 1 से बढ़ते चले जाएंगे, और 50 तो विषम संख्या है ही नहीं, तो 50 से कम क्या होगा, ये दोनों के बीच लेना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0 और, बनाना शुरू कर दिया है ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की सूची। पहले एक लिस्ट तैयार कीजिए, विषम संख्याओं की एक सूची तैयार कर लें आप लोग। चलिए तो 0 तो विषम संख्या है नहीं, तो विषम संख्या कौन है बाबू, 1 है, 1 ले लो, 2 नहीं है 3 है, फिर 5 है ना, फिर 7 है, और ऐसे ही करके आप बढ़ते चले जाओ तो फिर कौन मिलेगा 49 मिलेगा। देखो अभी यही सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है, इसके बीच में और भी संख्या है विषम, सबको जोड़ देना है। तो a बराबर कितना है 1, यहाँ अंतिम पद भी दे दिया है, अंतिम पद कितना है 49 है, और यहाँ पे आपको n मालूम नहीं है, तो n मालूम आपको करना पड़ेगा कि 1 और 49 के बीच में कितना पद है ये मालूम आपको नहीं है, ये आपको मालूम करना होगा ठीक है। लेकिन d तो मालूम है ना, तो d कितना है बताओ, देखो सोना d कितना है आप लोग मुझे ये बताओ, d कितना है। तो आप बोलोगे कि d का जो वैल्यू होगा ना वो दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे, यानी 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 मिलेगा d। चलो तो ए एन कितना है पहले ये बताओ, ए एन है 49, इसी ए एन की मदद से हम एन निकालेंगे, फॉर्मूला लगाओ ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 49। ए का मान 1 है, एन मालूम नहीं है, डी मालूम है 2 बराबर 49। अब देखो बराबर के इस पार, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, बराबर के इस पार जो कुछ भी है सबको उधर उठा के भेजेंगे, सिर्फ इधर एन को रखेंगे, तो 1 को पहले भेजो, तो यहाँ बचेगा एन माइनस 1 गुना 2 बराबर 49 माइनस 1, यानी n माइनस 1, n माइनस 1
गुना 2 बराबर 49 में 1 जाएगा तो 48 बचेगा, यानी 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, कट जाएगा 24 बार में, यानी n-1 बराबर 24, और 1 उधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, यानी n का मान कितना आ गया बाबू मेरे 25 आ गया। ठीक है, तो आपको अब क्या निकालना है, योग निकालना है Sn। तो चलो Sn निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, छोटा फॉर्मूला ही लगाएंगे, n/2 इंटू a प्लस ए एन। n का मान कितना है देख लो, छोटा फॉर्मूला लगाते रहे हैं ना, n का मान बता दो, n का मान है 25/2। ठीक है, a का वैल्यू बता दो, a का वैल्यू आप बोलोगे 1 है सर, 1। an का वैल्यू अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे कि 49 है सर। ठीक है, तो चलिए 25/2 गुना, दोनों के बीच गुना होता है, 1 और 49 को जोड़ दो 50, 2 से कट जाएगा 25 बार में, यानी 25 गुना 25, 2 से 50 कट गया 25 बार में, 25 गुना 25 को गुना करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 625। देख लो, यानी कि क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे बताओ, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की सूची, सॉरी विषम संख्याओं की सूची नहीं, विषम संख्याओं का योग कितना है 625 है। इसको आप लोग ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बन गया क्वेश्चन नंबर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। सभी बच्चे देखिए, कहता है कि निर्माण, बहुत सिंपल, ये बड़ा दिख रहा है ना आपको, देखिएगा इसे कैसे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे अभी मैं बताता हूँ। देखिए डरना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के आराम से धैर्य रख करके क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3-4 बार पढ़ेंगे फिर समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। कहता है कि निर्माण कार्य, मतलब कहीं निर्माण हो रहा है, घर बन रहा होगा चाहे और कुछ भी बन रहा होगा, ठीक है, और वो ठेके पर बन रहा है, तो ठेके पर बन रहा है तो ठीक है जी। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठेके समझते हैं आप लोग, जो ठेकेदार ठेका ले लेता है कि हाँ हम इतना दिन में बना देंगे, हमको दे दीजिए पैसा, आप सारा आप निश्चिंत रहिए। तो निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। आप ठेके में ले लीजिएगा और कहिएगा कि मैं इतना दिन में बना दूंगा, और अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप पर जुर्माना भी लगेगा। आप सभी बच्चे देखिएगा, प्रावधान इस प्रकार है कि अगर आप पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है। समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन का सार। कहता है कि एक ठेकेदार जो है वो काम करने के लिए गया, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी वो अपसेंट भी कर दिया है ना, नहीं गया, विलंब कर दिया, काम पर नहीं गया, काम को देर से किया। तो कहता है जो मालिक है, जो काम करवा रहा है, वो कहता है सुनो ए ठेकेदार, अगर तुम एक दिन काम अपसेंट करते हो, एक दिन, तो तुमको 250 रुपये तुम्हारा काट लिया जाएगा, 250 रुपये तुमको गंवाना पड़ेगा, तुमको नुकसान हो जाएगा 250 रुपये का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे देखिए, सॉरी, कहता है कि अगर आप पहले दिन काम पर नहीं आए, एक दिन अगर काम अपसेंट किए तो आपको 200 रुपये काटा जाएगा। फिर अगर आप दूसरे दिन नहीं आए तो 50 रुपये बढ़ा के यानी 250 रुपये काटा जाएगा। फिर आप तीसरे दिन नहीं आए तो आपको 300 रुपये काटा जाएगा, और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और हर दिन उत्तरोत्तर, मतलब अगला दिन, हर एक अगला दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। मतलब अगर आप पहला दिन नहीं आएंगे तो 200 रुपये कट जाएगा, दूसरा दिन नहीं आएंगे तो 50 रुपये ज़्यादा कटेगा यानी 250, फिर तीसरा दिन नहीं आएगा तो 50 रुपये और ज़्यादा कटेगा यानी 300, फिर अगले दिन नहीं आएंगे तो फिर 350 कटेगा, फिर अगले दिन नहीं आएंगे तो 400 कटेगा, और इस तरह से आपका जुर्माना बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो एक ठेकेदार ने कहा ठीक है सर, है ना, अगर आप हम एक दिन अपसेंट करेंगे तो 200 रुपये काटिएगा, दूसरा दिन अपसेंट करेंगे तो 250, फिर तीसरा दिन, तो ऐसे ही 250 300 करके काटते चले जाइएगा, 50-50 रुपये बढ़ा बढ़ा के काटते चले जाइएगा। और वो जो ठेकेदार है वो कितने दिनों तक काम अपसेंट किया, तो 3 दिनों तक काम अपसेंट कर, मतलब सॉरी 30 दिन तक, यानी 30 डेज, 30 दिन का विलंब कर देता है वो ठेकेदार। तो बताइए, अगर वो ठेकेदार 30 दिन तक काम को रोक देता है तो वो कितना जुर्माना देगा। मतलब समझ रहे हैं आपको क्या निकालना है, आपको पैसा का योग निकालना है। पहले 200 रुपये कटा, फिर 250 रुपये कटा, फिर 300 रुपये कटा, है ना। और हर
हर बार 50-50 रुपये बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से, तो उसका जुर्माना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपको निकालना क्या है, आपको इसमें योग निकालना है कि कितना पैसा का वो नुकसान किया। क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, ठेकेदार के जुर्माने, है ना, जुर्माने की राशि, जुर्माने की राशि मतलब कितना रकम है जुर्माने का। तो सबसे पहले लिखेंगे कि उसका पहला दिन जो है वो 200 रुपये कटा, फिर अगले दिन उसका जो है वो 250 रुपये कटा, फिर अगले दिन जो है वो कितने दिन कटा, अढ़ाई, पहला दिन जो है उसका कितना कटा बताओ, 200 रुपया और 250 रुपया, और फिर कितना कट गया, 300 रुपया कट गया। ऐसे ही अगले दिन और एब्सेंट करेगा तो 350 कट जाएगा, है ना। ऐसे ही बढ़ता चला गया जुर्माना, ऐसे ही जुर्माना बढ़ता चला गया, ठीक है। चलिए ठीक है जी, जुर्माना तो बढ़ता चला गया हमारा, कोई बात नहीं है। अब देखो ये तुमको एक एपी मिल गया, एपी मिल गया और आपको निकालना क्या है, एसएन। ये सब पैसा को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है, 200, ठीक है। आपको डी निकाल लेना है, डी कितना है, तो 250 में 200 को घटा दो 50, और एन मालूम है आपको, एन कितना दिन काम एब्सेंट किया, कितने, इसमें कितने पद होंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और ऐसे ही आप इसको लिखते चले जाएंगे तो कितना दिन होगा, 30 दिन, यानी एन बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। अगर आपको ये सब मालूम है, ए मालूम, डी मालूम, एन मालूम, तो क्या आप एस एन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको इसमें एस एन ही निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा फॉर्मूला लगाना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखिए बड़ा फॉर्मूला, आपको n मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, तीनों मालूम है, बिठा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू है 30/2, फिर यहाँ 2 गुना a का मान बता दो 200, प्लस n का मान कितना है 30 माइनस 1 गुना d का मान 50। देखो 2 से ये कट गया कितने बार में, 15 बार में, यानी कि यहाँ 15 गुना, यहाँ 2 गुना 200 प्लस 29 में से 1 घटा गया 29 गुना कितना आ जाएगा 50। चलिए यहाँ 15 गुना कीजिए, 2 को 200 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 400, और 29 को 50 से गुना कीजिए क्या होगा, जीरो का यहाँ प्लस है, प्लस जीरो का जीरो, 5 नंबर 45 के 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, यानी 1450। अब इसको जोड़ दीजिए, यानी 15 गुना, जोड़ दीजिए, जीरो का जीरो, 5 का 5, 4 4 8 और 1, यानी 1850। अब इसको गुना कर दीजिए, 15 को जीरो से गुना करेंगे, जीरो, 15 25 75 के 5 हाथ में 7, फिर 15 का पढ़ा तो आता होगा ना, 15 अट्ठी 20 से 120, 120 और 7 कितना हो जाएगा 127, 127 में से 7 लिख देंगे, हाथ में 12 बचेगा, 15 एकम 15, 15 और 12 कितना होगा, तो 15 और 12 को जोड़ दीजिए, 15 और 12 कितना हो जाएगा जी 27 हो जाएगा। यानी देखिए ऐसा निकल गया 27,750। मतलब देखिए एक ठेकेदार जो है वो 27,750 रुपये का जुर्माना भरेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 30 दिन तक काम ना करने पर ठेकेदार को कितना रुपया का जुर्माना देना पड़ा, 27,750 रुपये का जुर्माना देना पड़ा। ठीक है, इस बात को आप याद रख सकते हैं। तो ये देखिए बन गया, बहुत सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को, ठीक है, स्कूल में विद्यार्थी रहता है, हाँ जी, है ना, तो समग्र शैक्षिक प्रदर्शन मतलब विद्यार्थियों ने अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, मतलब सब जगह पढ़ाई लिखाई में शैक्षिक प्रदर्शन मतलब अच्छा, शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन, परफॉर्मेंस उसका अच्छा रहा, जिसके लिए जो है ना स्कूल वाले उसको पुरस्कार देंगे।
और 7 नगद पुरस्कार, मतलब कितने पुरस्कार देंगे, 7 ही पुरस्कार देंगे, ठीक है। और कहता है कि 7 पुरस्कार देंगे और 7 पुरस्कार जो देंगे ना उसकी कीमत है 7 पुरस्कार देंगे और उसकी कीमत है 700 रुपया रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया क्या है, कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 ही नगद पुरस्कार देना, मतलब पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, चौथा पुरस्कार, पाँचवा, छठा और सातवां, यानी 7 ही पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। और 700 रुपये की ही राशि रखी गई है, मतलब 7 पुरस्कार का टोटल कीमत कितना है, कुल योग कितना है, 700 रुपया है। फिर कहता है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक, जो सबसे पहला पुरस्कार जिस बच्चे को दिया जाएगा ना उसका जो कीमत होगा, फिर जो उसके बाद के जो बच्चों को दिया जाएगा उसका कीमत 20 रुपया कम होगा, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। चलो, तो हमको प्रत्येक पुरस्कार का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। सबसे पहले कितने पुरस्कार हैं, तो आप बोलेंगे 7 ही पुरस्कार है, यानी यहाँ पे क्या दिया है हुआ है यही समझना है। यहाँ पे n दिया हुआ है, n बराबर 7। और बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ कह रहा है 7 पुरस्कार जो है ना, क्योंकि 7 ही पुरस्कार है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, इसलिए n, यानी कि टोटल 7 पुरस्कार, टोटल पद n है, यानी 7 ही पुरस्कार है, तो n बराबर 7। और सबका योग, इसके कीमत का योग कितना है, यानी टोटल कीमत कितना है, SN कितना है, SN कितना है, यानी S7 700 रुपया है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया है ना वो क्या दिया है पता है आपको, दिया है D का मान, कि प्रत्येक पुरस्कार जो है वो पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है, यानी D का मान दिया है -20, कम बोला है इसीलिए माइनस लिखे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, माइनस, यानी कि इस क्वेश्चन में 3 ही चीज़ दिया है, N, SN और D। आपको निकालना क्या है कि बताइए हर पुरस्कार की कीमत कितना है, मतलब पहला पद आपको निकालना है, A का मान, फिर A2 का मान, क्योंकि पुरस्कार तो ऐसे ही होगा। देखिए, पहला पुरस्कार मान लेते हैं A1, दूसरा पुरस्कार A2, तीसरा पुरस्कार A3, चौथा पुरस्कार A4, पाँचवा पुरस्कार A5, छठा पुरस्कार A6, सातवां पुरस्कार A7, ऐसे ही करके। तो आपको A1, A2 मतलब कीमत है ना, पहला पुरस्कार की कीमत A1, दूसरे पुरस्कार की कीमत A2, ये सब कीमत है। तो आपको बोल रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार की आपको क्या बताना है, कीमत बताना है, प्रत्येक पुरस्कार की कीमत बताना है, यानी कि A1, A2, A3, A4 निकालना है। तो बाबू A1, A2, A3, A4 निकालने के लिए बहुत आसान फार्मूला होता है ना, A मालूम होना चाहिए और D मालूम होना चाहिए। तो आपको तो D मालूम है लेकिन A मालूम नहीं है, तो चलो इस फार्मूला से हम पहले क्या निकालेंगे, A निकालेंगे। चलिए देखते हैं, देखना आप लोग, SN कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे SN दिया हुआ है 700, ठीक है जी। इधर SN का फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू बड़ा फार्मूला 2a प्लस n-1 इंटू D बराबर 700, ठीक है जी। चलिए ये 2 को उधर भेज दीजिए, 2 को हम उधर भेज सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा n, और n का मान तो दिया है 7, बाद में भेजेंगे 2 को। यहाँ 2, A का मान हमको पता नहीं, A किसी तरह से मालूम चल जाए तो पहला पुरस्कार की कीमत पता चल जाएगा। A मालूम नहीं है, प्लस n कितना है 7, माइनस 1 गुना D कितना है, D आप बोलोगे -20 है, ब्रैकेट में रखेंगे 700। चलिए ये 2 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 2A रहने दीजिए, 7 में से 1 घट जाएगा, 6 गुना कितना बचेगा, -20 बराबर 700, और 2 इधर बटा में था, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी यहाँ 7 बचा और यहाँ क्या बचा 2A प्लस गुना माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 दूनी 12 यानी 120 हो जाएगा, बराबर 7 दूनी 1400 हो जाएगा। अब देखिए 7 इधर गुना में, बराबर के उस पार भेज दो, इसको भी संख्या है ना, तो यह 2A माइनस क्या बचेगा 120 बराबर 1400 बटा में हो जाएगा ये, तो देखो 7 से ये कट गया, 7 दूनी 14 यानी 200। अब देखो यहाँ 2A माइनस 120 बराबर कितना हो गया 200, 120 इधर माइनस उधर भेज दो, इधर केवल A रखेंगे, तो 200 माइनस, यहाँ इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया, यानी 2A बराबर कितना हो गया 320, 2 उधर भेज दो, यानी 320 बटा 2 कट गया 16 बार में, यानी 160, A बराबर 160 आया, ठीक है। कैसे कटा वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर,
यानी पहला पुरस्कार का कीमत कितना हो गया। आप बोलोगे पहला पुरस्कार की कीमत, ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना, प्रथम, अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः प्रथम पुरस्कार की कीमत A1, A1 बोलो या ए बोलो, वो कितना है 160 रुपया। हाँ जी 160। तो दूसरे पुरस्कार की कीमत, ऐसे ही दूसरे पुरस्कार की कीमत बताओ, यानी A2 बताओ। A2 क्या हो जाएगा 20 कम। कह रहा है हर पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो सिंपल है ना 140 लिख दो, ज़्यादा फार्मूला क्यों लगाओगे। फिर ऐसे ही तीसरा पुरस्कार कितना का हो जाएगा 120 रुपये का, चौथा पुरस्कार कितना का हो जाएगा 100 रुपये का, और पाँचवा पुरस्कार 80 रुपये का, और छठा पुरस्कार कितना रुपये का बताओ 60 रुपये का, और सातवां पुरस्कार कितना का हो जाएगा 40 रुपये का। तो ये आपका पुरस्कार की कीमत निकल गई। देख लीजिए आप लोग, 20 कम बोल रहा है, 20 कम, तो सारे पुरस्कार की कीमत ये रुपया है। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया ये कैसे क्या बन रहा है इसमें। चलिए ठीक है, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, कि स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का, देखते हैं, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। मतलब क्वेश्चन लंबा, देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत छोटा। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन क्या पता है कि एक स्कूल है, स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की कक्षा है, मतलब एक स्कूल में 1 से लेकर 12 तक का कक्षा है, और कहता है हर कक्षा का जो विद्यार्थी, हर कक्षा के विद्यार्थी पेड़ लगाएंगे। ठीक है, क्यों पेड़ लगाएंगे, क्योंकि प्रदूषण कम करना है, तो प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ बाहर भी, स्कूल के बाहर भी लगाएंगे और स्कूल के अंदर भी लगाएंगे। अच्छी बात है। तो कहता है कि कक्षा 1 का भी विद्यार्थी यानी क्लास 1 का भी विद्यार्थी पेड़ लगाएगा, क्लास 2 का भी विद्यार्थी पेड़ लगाएगा, क्लास 3 का भी, क्लास 4 का भी, ऐसे क्लास 12 तक का विद्यार्थी पेड़ लगाएगा। और कहता है कि जिस कक्षा का विद्यार्थी होगा वो अपने ही कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। अगर क्लास 1 का विद्यार्थी है तो 1 पेड़ लगाएगा, 2 का विद्यार्थी है तो 2 पेड़ लगाएगा, 3 का विद्यार्थी है तो 3 पेड़ लगाएगा, 4 का विद्यार्थी है तो 4 पेड़ लगाएगा, मतलब विद्यार्थियों का समूह पेड़ लगाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। अनुभाग का मतलब यहाँ विद्यार्थियों का समूह। कक्षा 1 में जो है वो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों को 3 भागों में बांट दिया गया है, 3 अनुभाग में बांट दिया गया है। समझने का प्रयास कीजिए, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब समूह, याद रखिएगा, विद्यार्थियों का समूह है ना, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब मान लीजिए कि कक्षा 1 में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3 समूह बना दिया। कितने समूह बना दिए, 3 समूह, यानी कि 3 अनुभाग, इसमें 3 अनुभाग हैं, और सब कक्षा में 3-3 अनुभाग हैं, मतलब सभी कक्षा के विद्यार्थियों को 3-3 समूह में बांट दिया है ना। और कहा कि एक समूह के बच्चे जाओ और तुम इतना पेड़ लगा लो, तुम इतना पेड़ लगा लो, तुम इतना पेड़ लगा लो, तुम इतना पेड़ लगा लो। तुम अगर 5 क्लास के बच्चे हो तो 5 क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको मैं 3 भागों में बांट देता हूँ, 3 समूह बना देता हूँ। पहला समूह 5 पेड़ लगाएंगे, फिर दूसरा समूह 5 पेड़ लगाएंगे, और तीसरा समूह भी 5 पेड़ लगाएंगे। इस प्रकार जो 5 क्लास के बच्चे हैं वो 15 पेड़ लगाएंगे। ऐसे छठा क्लास यानी 6 क्लास के बच्चे को 3 भागों में बांट दिया, 3 अनुभागों में, और कहा कि जो पहला समूह है वो 6 पेड़ लगाएंगे, फिर दूसरा 6 पेड़ लगाएंगे, फिर 6 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि आप 6 क्लास के हो, आप जिस क्लास के हो उतना ही पेड़ लगाना है आपको। चलिए अभी मैं और समझाता हूँ आपको, है ना। तो कक्षा 2 के एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इत्यादि कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अनुभाग है, मतलब प्रत्येक कक्षा के बच्चों को 3 समूह में बांटा गया। अब समूह में जितना विद्यार्थी हो सकता है, 10, 15, 20, 25 जो भी हो सकता है, अपना होगा वो, लेकिन 3 अनुभाग में बांट दिया। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। चलो जी इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्रथम कक्षा के द्वारा लगाए गए
पेड़ों की संख्या। सिंपल है, देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। देखिए कहता है कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। 3 अनुभाग, अनुभाग का मतलब 3 समूह बांटा गया है विद्यार्थियों को, 3 अनुभाग हैं, घबराने की बात नहीं है। तो कक्षा प्रथम में भी 3 अनुभाग होंगे, यानी 3 समूह होगा। और कहता है कि जिस क्लास का बच्चा होगा वो उतना ही पेड़ लगाएगा। तो प्रथम कक्षा का विद्यार्थी यानी एक कक्षा का विद्यार्थी यानी ये एक पेड़ लगाएगा। तो बाबू अगर 3 अनुभाग है यानी एक समूह ये और एक समूह ये और फिर एक समूह ये इस लाइन में खड़ा हो गया, यानी इसमें 3 समूह हैं। तो ये भी एक पेड़ लगाएगा, ये भी एक पेड़ लगाएगा, ये भी एक पेड़ लगाएगा। तो टोटल कितने पेड़ हो गए? 3 पेड़, यानी 3 अनुभाग है और एक एक पेड़ लगाएगा। तो बराबर कितना हो गया? 3 पेड़ लगाएगा प्रथम कक्षा एक का विद्यार्थी, प्रथम कक्षा का विद्यार्थी। ऐसे ही दूसरे कक्षा के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो बाबू दूसरे कक्षा में भी 3 अनुभाग हैं, लेकिन ये 2-2 पेड़ लगाएंगे, ये 2 पेड़ लगाएंगे, ये भी 2 पेड़ लगाएंगे, ये भी 2 पेड़ लगाएंगे, यानी टोटल 6 पेड़ हो गया। यानी 3 अनुभाग हैं और 2-2 पेड़ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा कक्षा है। क्वेश्चन कह रहा है जिस कक्षा का विद्यार्थी होगा वो उतना ही पेड़ लगाएगा। तो यानी कि ये 6 पेड़ लगाएंगे टोटल। ऐसे ही बाबू तीसरा कक्षा का भी विद्यार्थी है, समझिएगा, तीसरा कक्षा का भी विद्यार्थी है। तो तीसरे कक्षे के द्वारा, देखो मैं डॉट डॉट ऐसे डैश लगा दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे है ना, ताकि आप समझ सकें। मैं बार बार कितना लिखूँगा। तीसरे कक्षा का कितना विद्यार्थी पेड़ लगाएगा? बाबू देखो तीसरे कक्षे को भी 3 अनुभाग में बांट दिया। क्वेश्चन कह रहा है 3 समूह में सबको बांट दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो अलग अलग समूह में 3 समूह बना दिया है। तो चलो, तो पहला समूह का विद्यार्थी जो है 3 पेड़ लगाएगा क्योंकि कक्षा 3 का है। दूसरा भी 3 पेड़ लगाएगा, तीसरा भी 3 पेड़ लगाएगा, यानी 3 3 6 3 9, टोटल 9 पेड़ लगाएंगे। यानी 3 अनुभाग है और 3 पेड़ लगाते हैं, तो 3 3 9। ऐसे ही चौथा कक्षा का विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? चौथा कक्षा के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तो चौथा कक्षा में कितने समूह होंगे? तो आप बोलोगे 3 समूह होगा, मतलब अनुभाग, 3 अनुभाग होगा, ठीक है। तो एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे कि एक अनुभाग 4 है ना, 4, चौथी कक्षा का है तो 4 पेड़ लगाएगा, फिर ये भी 4 पेड़ लगाएगा, फिर ये भी 4 पेड़ लगाएगा, यानी 4 4 8 4 12 पेड़ लगाएगा। यानी 3 अनुभाग है, 3 समूह है और एक समूह 4 पेड़ लगाते हैं, तो 4 3 12। ऐसे ही मान लो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है तो ये कितना पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, लेकिन 5वीं कक्षा में जितना विद्यार्थी है ना, सबको हम 3 अनुभाग में बांट दिए, 3 समूह में बांट दिए और प्रत्येक समूह 5-5 पेड़ लगाएंगे। अब क्योंकि ये 5वीं कक्षा का है तो जिस कक्षा का विद्यार्थी होगा वो उतना ही पेड़ लगाएगा। तो 5 ये लगाएगा, 5 ये, 5 ये, यानी 5 3 15 पेड़ लगाएंगे। यानी 3 समूह है, यानी 3 अनुभाग है और 5-5 पेड़ लगाएंगे क्योंकि 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है ना। तो 5 3 15, समझने का प्रयास कीजिएगा। कक्षा 1 का विद्यार्थी जो है वो 1 पेड़ लगा रहा था, 3 अनुभाग था तो 3 पेड़ लगा। कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 समूह में बटा है तो तीनों 3 3 2 2 लगाएगा, तो 3 दूनी 6। इसी तरह से कक्षा 3 का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 समूह में बटा हुआ है तो 9 पेड़ लगाएगा। ऐसे 4 3 समूह में बटा हुआ है 12, 5 3 समूह में बटा हुआ है 15 पेड़। और ऐसे ही वो कहाँ तक चलता चला जाता है? 12वीं कक्षा तक। कहाँ तक चलता चला जाता है बाबू? ऐसे ही मैंने डॉट डॉट दे दिया है, कितना मैं लिखूंगा, है ना। 12वीं कक्षा का विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे कि 12वीं कक्षा को भी 3 भागों में बांटा गया है और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 12 पेड़ लगाएंगे, है ना, बड़ा विद्यार्थी है तो थोड़ा ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। तो 12 3 36 पेड़ लगाएंगे। कितना पेड़ लगाएंगे? 36 पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? AP एक मिला कि नहीं? देखो तो यहाँ 3 पेड़ है ना, और यहाँ पर फिर 6 पेड़, फिर 9 पेड़, फिर 12 पेड़, और ऐसे ही करते करते कितना पेड़ लग जाएंगे? 36 पेड़। देखिए बाबू ये एक AP तैयार हो गया और इसी में 3 से शुरू हुआ और 36 तक गया पेड़। ये सब पेड़ों की संख्या है। तो टोटल कितने होंगे पेड़ों की संख्या, यही निकालना है बाबू। आपको A मालूम है 3, आपको यहाँ पे क्या मालूम है बताओ? आपको यहाँ पे D भी मालूम है, कितना मालूम है D, ये बता दो। या फिर D तो नहीं लेना है यहाँ पे। यहाँ अंतिम पद मालूम है, देखो अंतिम पद कितना है? 36 है। AN मालूम है और आपको N मालूम है। कितने कक्षा के विद्यार्थी हैं? 12 ही कक्षा है। कितने कक्षा है? 12 ही कक्षा है यहाँ पे, है ना। क्योंकि ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, ये चौथा कक्षा, ये 5वां 6ठा 7वां 8वां और यहाँ 12 तक आ गया। तो SN निकाल लो, बहुत सिंपल है। योग निकाल लो, पेड़ों की संख्या का योग N/2, छोटा फॉर्मूला लगाओ, A + AN। N है 12/2, A कितना है? 3 और AN 36, यानी 2 छक 12, 6 गुना 39, यानी 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 3 18, 18 और 5 23,
18 5 23 होता है, 234 पेड़ लगाए जाएंगे। 234 पेड़ लगाए जाएंगे, इस बात को आप हमेशा गौर कीजिएगा। कितने पेड़ लगाए जाएंगे टोटल विद्यार्थियों के द्वारा? 234 पेड़ लगाए जाएंगे। मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक कुल जो बच्चे होंगे वो अपने स्कूल के बाहर अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए कितने पेड़ लगाएंगे बताओ? 236 पेड़ लगाएंगे। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। और यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 बचा है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इस अब जो है नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। कैसा लगा वीडियो, कितना समझ में आया, आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, है ना? यही मेरी कामना है।